हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज से चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज। तो आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ए टू जेड त्रिभुज के हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, क्या इसका सूत्र होता है, क्या इसकी परिभाषा होती है। त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। और मैं टॉपिक शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो को पूरा पढ़ना है। अगर आपको समझ आए तभी आगे आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक। अब मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 100% त्रिभुज से संबंधित हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्लास के अंत होते होते आप त्रिभुज के एकदम स्टूडेंट के साथ साथ टीचर बन जाएंगे। टीचर शुरू करता हूँ त्रिभुज के बारे में। ठीक। तो त्रिभुज किसे कहते हैं पहले यह जान लेते हैं। त्रिभुज की क्या परिभाषा है, त्रिभुज किसे कहते हैं। एक त्रिभुज वैसा होता है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। जैसे ये तीन भुजाएं हैं। तीन भुजाओं को आपस में मिला दिया जाए। अब किस तरीके से? इस तरीके से मिला दिया। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तीनों को मिला दिया जाए अगर आपस में तो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज होता है, क्योंकि अगर जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो गई उसे हम बहुभुज भी कहते हैं। तो त्रिभुज एक बहुभुज के अंदर आता है। अब त्रिभुज के क्या क्या होते हैं ये भी जान लो। त्रिभुज में होते हैं तीन किनारे। त्रिभुज में क्या क्या होती हैं? तीन किनारे। जैसे ये शीर्ष, तीन शीर्ष, तीन किनारे। ये किनारे हैं, तीन शीर्ष हो गए। अब इन्हें पूरी क्या बोलते हैं? ये भुजाएं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन किनारे, तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों अंतःकोणों का योग, जैसे ये अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया, इन तीनों का योग 180 अंश होता है, तभी वह त्रिभुज कहलाएगा। ठीक। त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो अगर कोई भी त्रिभुज है उसके बेस से उस पर लंब एक ऊंचाई दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वह 1/2 जो लंब दिया होता है। जैसे ए के सामने की भुजा ए है तो ए गुणे ऊंचाई एच, तो एच। ठीक। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है बता दिए। अब समझिए, समझ लीजिए, अगर बेस इसे मान लिया जाए, ये लाइन अगर बेस है तो इसके सम्मुख परपेंडिकुलर होना चाहिए ये। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर बेस इसे मान लिया जाए तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक। तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और उसके सम्मुख ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए, ये यहाँ पे ए के सामने हाइट ऊंचाई h1 है। अगर बी के सामने ऊंचाई ये बी है, सम्मुख भुजा क्या है? बी। ऊंचाई कितनी है बी के सामने? h2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी गुणे h2। इसी तरह सी के सम्मुख ऊंचाई क्या है? h3 है। इसकी ऊंचाई h3 है तो 1/2 ऊंचाई गुणे h2। तो इस बात पे ध्यान रखें कि बेस गुणे हाइट, 1/2 बेस गुणे हाइट त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब तीनों जो क्षेत्रफल है ये तो एक ही त्रिभुज का है, तो इसलिए तीनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब तीनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे तो हमें संगत ऊंचाई या संगत जो भुजाएं हैं उनका रेशियो देखने को मिलेगा। तीनों भुजाओं को बराबर करते तीनों क्षेत्रफल जैसे बराबर किया तो हमें एक कांस्टेंट प्राप्त होगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो बदल नहीं रहा, तो क्षेत्रफल अपने आप में कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 84 है तो 84 ही आएगा तीनों का, चाहे जिसका हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे जो भी हो, तीनों 84 आएंगे। अगर हमें इससे अगर हमें एच ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है तो h1 अनुपात h2 अनुपात h3 इक्वल टू 1/a
अनुपात 1/b 1/c होता है। अब इसी तरह अगर हमें भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो 1/h अनुपात 1/h2 1/h3 होता है। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के चलो प्रकार के पढ़ते हैं। त्रिभुज को तो हम जान लिया कि 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 किनारे होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, प्लस 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज बनता है। अब त्रिभुज के प्रकार 2 तरह के होते हैं। या तो त्रिभुज में भुजाएं होती हैं 3, तो अभी भुजाओं में कौन छोटी है कौन बड़ी है, जो छोटी है उसे क्या कहेंगे, बड़ी है तो क्या कहेंगे। और त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं इस आधार पे। तो त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पे। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, समान हों, तीनों भुजाएं समान हों। जैसे ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2, तीनों भुजाएं समान हों। समद्विबाहु, 2 भुजाएं समान हों। 2 भुजाएं कैसी हो, समान हो। एक भुजा जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है, ये एक ही है, एक नहीं हो सकती, 3 हो सकती। ठीक। विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक। न्यून कोण, अब कोणों के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कोणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिनके कोणों का माप 90 अंश से छोटा हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कैसा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिनका एक कोण 90 अंश का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और दोनों कोण न्यून कोण हो। ठीक। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये मान लो अगर 100 अंश हो गया अधिक कोण, 90 से अधिक हो, और फिर दोनों कोण न्यून कोण तो बचेंगे ही बचेंगे। इस तरीके से त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार और कोणों के आधार के 3 प्रकार। इसके अलावा कोई त्रिभुज संभव नहीं है। अब भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समझिए। जिसे त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा समान हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा समान होंगी उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे, और जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ठीक। समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। कैसे? 180, तीनों भुजाएं समान है तो 3 से भाग देंगे, प्रत्येक कोण 60 अंश का आएगा। इसी तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी किन्हीं 2 भुजाएं समान हो, बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा समान है तो इसके सामने वाला कोण अगर थीटा होगा तो इसके सम्मुख कोण भी थीटा होगा। ठीक। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज को ऐसे त्रिभुज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा हो बराबर नहीं होगी, तीनों का माप अलग अलग होगा। ए बी सी तीनों आपस में अलग अलग होंगी, भुजाएं और कोण तीनों आपस में अलग अलग होंगी, कोई एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, इसे उस त्रिभुज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सभी कोण 0 अंश या 90 अंश के बीच होने चाहिए।
कोई भी कोण 90 अंश से अधिक ना हो, कोई भी कोण 90 अंश से जब अधिक नहीं होगा, 0 अंश से 90 अंश के बीच हो और तीनों का योग 180 अंश हो, तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भुजाएं के लंबवत होती हैं, जिनके बीच समकोण त्रिभुज 90 अंश बनता है। समकोण के विपरीत भुजा को कर्ण कहते हैं। जो 90 अंश वाला जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये 90 अंश का कोण है, इसके सम्मुख भुजा जो यहाँ पे बनी हुई है विपरीत भुजा, उसे हम कर्ण कहते हैं। समकोण से सटे भुजा को पाद कहते हैं। ये समकोण है, ये पाद कहलाएंगे। दोनों क्या कहलाएंगे? पाद कहलाएंगे। अधिक कोण त्रिभुज, इसे उस त्रिभुज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो। एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दो कोण न्यून कोण होंगे, एक त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। ये यहाँ पे अधिक कोण नहीं होंगे, एक त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। ठीक। त्रिभुज की असमीकाएं, इनइक्वालिटी ऑफ त्रिभुज। त्रिभुज असमानताएं बताती हैं कि किसी भी त्रिभुज के लिए किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग लंबाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज की असमीका यह कहती है, कोई भी त्रिभुज है, मान लो ये भुजा सबसे बड़ी है, ई छोटी छोटी भुजाएं हैं, तो इन छोटी छोटी भुजाओं का योग ए बी सी, तो इन छोटी छोटी भुजाओं का योग सी से अधिक होना चाहिए। बताती है कि किसी भी त्रिभुज के लिए किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। त्रिभुज के निर्माण की शर्तें, त्रिभुज के निर्माण की शर्तें यह है कि किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई, कोई भी दो भुजा हो, जैसे ए प्लस बी, उनका तीसरी भुजा से मान अधिक ही होगा। जैसे ये दो भुजा ले लें तो इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। अगर यह दो भुजा ले लें, अगर यह दो भुजा ले लें तो इन दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक ही होगा। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर। अब त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़ते हैं शॉर्टकट की। त्रिभुज के कौन कौन से क्षेत्र हैं समझिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में समझिए। त्रिभुज के कैसे जानेंगे कि त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं। बताया था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, जैसे सी है तो ए प्लस बी भुजा क्या होगा? बड़ा होगा। तो मान लीजिए सी 15 है, अभी मान लें कोई भी भुजा, दो भुजाओं का योग ले लीजिए, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो 9 4 13, क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव। जब संभव नहीं है तो यहाँ से त्रिभुज नहीं बनेगा। इसी तरीके से 10 और 5 15, 15 क्या 15 से बड़ा है दो भुजाओं का योग? नहीं बड़ा, तो ये भी संभव नहीं है। अब तीसरी बात ये है कि 7 अब 12 12 7 19, 19 बड़ा होता है किससे? 15 से। तो इस तरीके से इससे त्रिभुज बनना संभव है, यह से संभव है और इन दोनों से संभव नहीं है। एग्जाम्पल नेक्स्ट। यदि 10 और 17 x एक त्रिभुज की भुजाएं हैं तो x एक पूर्णांक है। इन भुजाओं से संभावित त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब 10 और 7 17 मैं बताया हूँ साफ साफ
कि जो तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा का मान वह दो भुजाओं के अंतर, जैसे ए बी का अंतर, तीसरी भुजा सी, और दो का योग, जैसे ए प्लस बी का योग, इन दोनों के बराबर होगी। जब ऐसी बात हुई तो दो भुजाओं का अंतर 10 7 17, 17 का अंतर 7, 7 से बड़ा होगा मान, और कहाँ तक पहुंचेगा, 17 10 27 ही मान लो, 17 10 27, 27 तक, मतलब 27 से छोटा होगा। अब दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का योग 27 से छोटा हो तो इसका मान 8 से लेकर 26 तक पहुंचेगा, 8 से लेकर 26 तक। अब 8 से लेकर 26 तक कुल कितनी संख्या है, ये कैसे पता लगाया जाएगा? इसका पता लगाने के लिए एक सूत्र होता है, दो गुणे छोटी वाली संख्या भुजा माइनस एक। तो दो गुणे छोटी वाली भुजा, छोटी वाली भुजा कितनी है यहाँ पे 10, मान लेते हैं कि छोटी वाली भुजा कितनी है 10। जो दो संख्याएं दी हैं उनमें छोटी भुजा 17 10 में कौन है 10, तो 10 गुणे 2 माइनस 1 तो 19। तो 8 से लेकर 26 तक 19 संभावित मान संभव हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह 26 तक जाएगा। ठीक, किसी त्रिभुज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो इसे समझना है। असामिका पर विचार करें। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो ए सी माइनस ए बी, दो भुजाओं का अंतर छोटा है, ये वाला सही है। अब बी सी माइनस ए सी जो ए बी से छोटा है, हाँ, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है, ये वाला भी सही है। अब ये वाली भी सही है। तो एक और दो तीन, तीनों सही, क्योंकि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा ही होगा, इसलिए सही है। दो भुजाओं का अंतर कोई भी हो, जैसे ए माइनस बी, अंतर छोटा हो रहा है सी से, बी माइनस ए छोटा होगा सी से, सी माइनस ए छोटा होगा किससे, बी से, सी माइनस बी छोटा होगा किससे, ए से। ठीक, तो दो भुजाओं का अंतर ऑलवेज एक भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, ये वाला टर्म जरूरी नहीं है कि वो माइनस टर्म निकाल। तो दो भुजाओं का अंतर ऐसे है, तीसरा छोटा ही होगा। तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है हमेशा। तो आंसर डी, डी करेक्ट है। अब एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि यदि ए और बी किसी दो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, ए और बी कोई भी दो त्रिभुज है, उनकी दो भुजाओं की लंबाई दिया हुआ और इनका गुणनफल, तो ये भुजाएं हैं, इनका गुणनफल 24 है, 24 है। जहां ए और बी पूर्णांक हैं तो ए से कितने त्रिभुज बनना संभव होंगे? तो समझिए 24 को हम किस तरीके से ए बी के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 24 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो 24 को हम पहले यहाँ से समझिए, 24 को हम 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो अगर 24 गुणे 1 लिखें तो हम अभी शॉर्टकट बताया हूँ कि छोटी वाली भुजा गुणे 2, छोटी वाली भुजा गुणे 2, छोटी वाली भुजा 24 में 1 है और माइनस 1, तो 2 करने 2 माइनस 1 तो 1। तो कितना त्रिभुज का मान संभव होगा, 1। अगर 24 गुणे 1 के तरीके से लिखते हैं तो 1। अगर 24 को हम 12 गुणे 2 तरीके से लिखें तो छोटी भुजा कितना हो गई 2, और छोटी वाली भुजा 2 और 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 में से 1 है 3। तो मतलब 3 तरीके से मान निकालना संभव है। इसी तरीके से 24 को हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ग्रीन लाइन पे ध्यान दो, यहाँ पे 3, ये 3, 3 गुणे 8, 3 गुणे 8, तो 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8, 3 का 2 से गुणा करेंगे
और जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा 5। 3 का हम 2 से गुणा करेंगे 6 और 1 घटाएंगे तो मान कितना आएगा 5। यहाँ पे 3 गुणे 2 माइनस 1 तो आएगा मान कितना 5। इसी तरीके से 4 गुणे 6, 4 गुणे 6 तरीके से जब लिखेंगे तो 4 का 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। इस तरीके से सब मान को जोड़ देते हैं तो इतने त्रिभुज बनना संभव होंगे। तो जोड़ देते हैं 3 1 4 5 4 9 9 7 16, 16 तरीके से त्रिभुज बनाना संभव होगा। कितने तरीके से? 16 तरीके से त्रिभुज बनाना संभव होगा। ठीक, आगे नेक्स्ट चलते हैं। त्रिभुज को 3 भुजाओं से संबंध में, जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उसके संबंध में अब कैसे समझेंगे कि यह त्रिभुज न्यून कोण है या तो समकोण है, किस तरीके से समझेंगे, क्या फार्मूला है, क्या सूत्र है इसके लिए। तो किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा, मान लो यह सबसे बड़ा कोण है सी, सी सबसे बड़ा कोण है इसमें, यह सी सबसे बड़ा कोण है। सबसे बड़ा कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, हमेशा बताया सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती थी। इसके सामने भुजा यहाँ है तो यह सी सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटा वाला कोण जो भी है, मान लो यहाँ पे सबसे छोटा कोण ए है, सबसे छोटा कोण कौन सा है? ए। तो ए के सामने वाला कोण, ए के सामने वाली भुजा छोटी होगी, जितना छोटा कोण उसके सामने की भुजा उतनी ही छोटी। तो अगर न्यून कोण है तो न्यून कोण के लिए होता है बड़े कोण का स्क्वायर हमेशा 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग से छोटा होगा, तो न्यून कोण है। पहले तीनों भुजाओं का स्क्वायर निकालेंगे और 2 भुजाओं का योग करेंगे, छोटी वाली 2 भुजाओं का स्क्वायर का योग करेंगे। छोटी वाली भुजाएं कौन सी हैं? ए बी। अब इन ए बी के स्क्वायर का योग करेंगे। अब इन ए बी के स्क्वायर का जब हम योग करेंगे तो ए बी का स्क्वायर 2 भुजाओं का जो स्क्वायर का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा, अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। जैसे मैं त्रिभुज एक बना के एग्जाम्पल देता हूँ। यह त्रिभुज है, यह कोण 70 अंश है। अब यहाँ पे कोण है, ठीक। इसका मान अगर 5 है, इसका मान 4 है और इसका मान 2 है, तो बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर करोगे तो 25 और छोटी वाली इसका 4 चौको 16 2 दूनी 4, तो दोनों का योग कितना आएगा 20, 4 चौको 16 2 दूनी 4, तो दो यहाँ पे मान लो यहाँ पर भी 4 है और इसका मान 25 है। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 32, 32 25 से बड़ा है। और जब 32 25 से बड़ा है तो यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली भुजा को हम कांड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कांड। सब समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम कांड कहते हैं। 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो 2 छोटी भुजाएं हैं, इनके वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये यहाँ पे भुजा है, ये यहाँ पे, तो जो कांड होगा उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वह स्क्वायर उनके अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, उसके सम्मुख भुजा का स्क्वायर सब अधिक होगा 2 भुजाओं के स्क्वायर से, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज में बड़ी भुजा
का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के अधिक होगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे 5 है, तो इसका 5 पचा 25, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, दूनी 18, 25 दोनों के योग से अधिक है 18 से, इसलिए यह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम पहचानेंगे यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11.7, 6.9, 23.4 हैं तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज का अनुपात त्रिभुज का अगर अनुपात लेते हैं तो 1.3 से भाग देते हैं, 13 से मान लो भाग, पहले दशमलव सबका हटा लो, दशमलव हटाएंगे तो सबका दशमलव 1 से हट जाएगा। अब फिर अगर हम इसमें 13 से भाग दे देते हैं तो 9, 13 और 18 बचता है। अब स्क्वायर करते हैं, अगर हम स्क्वायर करके और एक भुजा का स्क्वायर करके निकालते हैं तो जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा कौन सी है, तीसरी भुजा कौन सी है, तीसरी भुजा 18 है, और तीसरी भुजा की स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा। और अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और उसका योग करेंगे तो 324 नहीं आएगा, वो 250 आएगा। अब इनका स्क्वायर का योग 250 आ रहा है, 18 का 324, 324 अधिक है, 324 क्या है, अधिक है 250 से, इसलिए यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाई। अब विषम बाहु त्रिभुज कैसे कहलाई, कैसे तीनों भुजाएं की माप अलग अलग है, इसलिए अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करें, दोहराएं। तब तक के लिए जय हिंद। अब आगे की क्लास बाद में होगी नेक्स्ट।